गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाइपोथेसिस के बारे में कि हाइपोथेसिस क्या होती हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रिसर्च कंडक्ट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, इसके सारे पॉइंट्स जो है उनको क्लियर करेंगे, इसकी टाइप्स, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम इस वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कुछ चीज़ समझना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। तो देखें कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जो एक फॉर्मल सी स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जो कि टेंटेटिव है और उससे हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैसा ही होगा रिजल्ट के तौर पे। लेकिन सम टाइम हाइपोथेसिस जो होती हैं वो करेक्ट साबित नहीं होती, वो गलत हो जाती। तो वो जो प्रिडिक्शन है, ठीक है, प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं या टेंटेटिव हमने स्टेटमेंट बना ली है और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, रिलेशनशिप जो है वो बता रहे हैं टू वेरिएबल्स का किस तरह से होगा किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर। तो वो सारा क्या है, वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस एक तरह का आइडिया होता है। इस आइडिया हम बना लेते हैं और उस आइडिया से हमें ये लगता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट ये होगा, उसका आखिर में ना इस तरह का सोल्यूशन निकलेगा, ये सारे फंक्शंस उसमें होंगे, इस तरह हमारा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन सम टाइम हमारा रिज़ल्ट रॉन्ग भी हो सकता है। तो हाइपोथेसिस होती है ना, ये एक तरह की बस हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट है। जैसे कि मलेरिया में क्या किया गया था, ये मैं पहले भी आपको एक वीडियो के अंदर एग्जांपल दे चुकी हूँ कि मलेरिया में क्या किया गया था कि सबसे पहली जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी वो ये थी कि शायद जो डर्टी वाटर है उस, ठीक है, जब वो सारा काम हुआ तो वो दोनों की दोनों गलत साबित हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट बनाई गई कि ये जो है ना ये फैल रही है मॉस्किटोज़ की वजह से, मच्छरों की वजह से। तो मे भी मॉस्किटोज़ के अंदर कुछ हो। तो फिर उनके ऊपर टेस्ट वगैरह किए गए और उनको बोला, मतलब जब टेस्ट वगैरह हो गए तो फिर पता चला कि ये तो प्लाज्मोडियम की वजह से थी और ये तो एक तरह का वायरस है जो कि इस तरह फैल रहा था और उसके फैलने में या उसके स्प्रेड होने में जो रोल प्ले कर रहा था वो मॉस्किटो प्ले कर रहे थे। तो ये इस तरह से हाइपोथेसिस होती हैं। हम पहले आइडिया बना लेते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करते हैं और सम टाइम वो जो है वो राइट हो जाता है, सम टाइम वो रॉन्ग हो जाता है। तो ये हम कहते हैं कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो हमें रास्ता बताती है कि हमने किस तरफ जाना है। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें देखें कि इसने क्या किया, हमें डायरेक्शन बता दिए कि किस डायरेक्शन में जाना है अपने आंसर का जो है ना, अपना हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड करने के लिए। तो ये जो रिसर्च के लिए ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च के क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो हमें इससे मिल जाते हैं। इसके साथ जो प्रॉब्लम होती है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी रिसर्च के, उनको ट्रांसलेट करने में हमारी बड़ी हेल्प करती हैं। हाइपोथेसिस हम तब बनाते हैं जब हम लिटरेचर जो होता है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वो लिख चुके होते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं कि जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में हम सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। जब हम वो सारा कुछ लिख चुके होते हैं तो फिर हमें जो है ना ये वाली हाइपोथेसिस बनाते हैं। मीन्स कि उन पास्ट व्यूज़ के ऊपर हम डिपेंड करके एक आइडिया बना लेते हैं, भाई ये ऐसे हुआ होगा, ठीक है। अब उस आइडिया पे काम करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, अपने जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर चलाते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं और एट द एंड फिर हमें ऑथेंटिक जो रिजल्ट होता है वो मिलता है। तो हाइपोथेसिस जो होती है ना ये एक तरह का रिसर्च हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट में बड़ी हेल्पफुल होती है और इसको बड़े ना लॉजिकली फॉलो किया जाता है। और ये सारे कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं, लिटरेचर रिव्यू से मिल रहे होते हैं, पास्ट नॉलेज से मिल रहे होते हैं। और इस तरह हम क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्चुअल बेस फ्रेमवर्क बना लेते हैं, एक आइडिया बना लेते हैं अपने ब्रेन के। अभी हम ये देखेंगे कि इसके क्या कंट्रीब्यूशन है हाइपोथेसिस की किसी भी रिसर्च स्टडी के अंदर। सबसे पहले ये है क्लैरिटी। ये क्या करती है, रिसर्च प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर देती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करती है। साथ में ये हमें, मतलब अभी हमने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, उससे पहले ही ये हमें प्रिडिक्ट करने में, एक्सप्लेन करने में, डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है कि हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो किस तरह के होंगे। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं ना वो यहाँ पे बता देते हैं। आउटकम्स जो होते हैं रिसर्च के वो सारे के सारे इस हाइपोथेसिस के अंदर एक्सप्लेन किए जा चुके होते हैं। एंड देन क्या होगा कि इससे हमें पता लगता है कि हमने किस टाइप की जो रिसर्च डिज़ाइन है वो चूज़ करना है ताकि हम अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। ये हमें हाइपोथेसिस बताएगा कि हमें क्या करना है। जैसे कि जब बताया गया कि डर्टी वाटर जो है वो स्प्रेड कर रहा है मलेरिया को, तो फिर क्या किया गया था कि डर्टी वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए कि आखिर उसमें क्या है। जब उसमें कुछ नहीं मिला तो फिर क्या किया गया कि फिर जो है एयर को पकड़ लिया कि शायद एयर में कुछ मसला है। जब एयर के टेस्ट वगैरह किए गए तो फिर वहाँ पे मिला मॉस्किटो कि शायद मे भी मॉस्किटो की वजह से ये सारा कुछ हो रहा हो। तो फिर जब मॉस्किटो पे टेस्ट किए गए तो फिर पता लगा कि अच्छा जी ये तो प्लाज्मोडियम था। तो मीन्स कि इस तरह से क्या होता है कि टाइप हमें पता लग जाती है हाइपोथेसिस के।
हमने जैसे हाइपोथेसिस बनाई थी कि डर्टी वाटर मलेरिया क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसको स्प्रेड करने में बड़ी हेल्प कर रहा है, तो फिर जाके ना उस पर किया गया कि शायद इसमें कुछ चीज़ है। फिर इस तरह एयर पे और आखिर में निकला क्या, मॉस्कीटो निकला कि मॉस्कीटो जो है वो उसकी स्प्रेडिंग में हेल्प कर रहा है, और वो परवरिश कहाँ पा रहा है, कहाँ उसकी नरिशमेंट हो रही है, वो सारी की सारी डर्टी वाटर के ऊपर हो रही थी। तो देखें कि अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि हमारी जितनी स्टडी के जो प्रोसेस होता है उसमें बड़ी हेल्प करते हैं, और जो भी पॉपुलेशन है उसको भी आइडेंटिफाई करके देंगे कि कौन सी पॉपुलेशन में हमने जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है और एग्जामिन करना है, उसमें सारे हमें टेस्ट करने हैं, क्वेश्चनरीज किस पॉपुलेशन में जाके हमें सेपरेट करने चाहिए, और साथ में ये हमें डाटा कलेक्शन में बड़ी फैसिलिटेट करेंगे। और इससे क्या होगा कि अब होगा क्या, ये क्या करेगा, जितना भी डाटा कलेक्ट आपने किया है, ठीक है, और डाटा कलेक्शन जो आपने आगे करनी है, जो रिसर्च करनी है, फिर उस डाटा जो आपने कलेक्ट कर लिया है उसकी एनालिसिस भी तो करेंगे, उसकी कैटेगरीज बनाएंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसके बताएंगे कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा इसमें से रॉन्ग है, कौन सा आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग है, कौन सा रिसर्च के अकॉर्डिंग नहीं है। तो वो सारा काम जो है ना वो आपका हाइपोथेसिस पे टिका होता है। हाइपोथेसिस सही होंगी तो आपका डाटा भी सही होगा, और वो बिल्कुल सही वे में जो है ना उसकी कलेक्शन भी होगी, उसकी इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल सही वे में होगी, एनालिसिस भी सही वे में होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है। एंड उसके बाद जो है हम इसकी टाइप्स देखेंगे, टाइप्स टोटल 3 हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस की। तो एक है रिसर्च हाइपोथेसिस, एक है नल हाइपोथेसिस, और एक है टेस्टेबल हाइपोथेसिस। तो अभी जो है ना अभी हम ये देखेंगे कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्या है। देखें, ये वो वाली रिसर्च है या वो वाली हाइपोथेसिस है जिसमें क्या किया जाता है कि देखें कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो रिसर्च हाइपोथेसिस हैं इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक होगा डिपेंडेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट। तो दोनों वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप होगा, और दोनों किसी डायरेक्शन में या तो मूव करेंगे या फिर उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। मतलब ये कि ओवरऑल जो दोनों का रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी हाइपोथेसिस है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस है, जिसमें दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बताया जाएगा, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इसकी टाइप्स हैं एसोसिएटिव, कॉजल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। अभी हम देखेंगे कि सिंपल कैसी हैं। देखिए कि सिंपल हाइपोथेसिस जो होती है ना इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, उसको हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आती है कि एक ह्यूमन है, ठीक है, और वो पेशेंट है, उसको मुकम्मल तौर पे ना पैरालाइज है, वो बेड पे है। तो आपने क्या करना है, 2 आवर्स बाद ये इसकी एग्जांपल आएगी। एंड अभी हम देखेंगे कम्प्लेक्स में, तो कम्प्लेक्स में क्या होगा कि वेरिएबल्स वही हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, बट क्या होगा कि इंडिपेंडेंट भी 2 से ज़्यादा होंगे एंड डिपेंडेंट जो है वो भी मोर देन 2। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स, बिकॉज independent variable and dependent variable are more in number. So in this example we say that a fully bedridden patient, अब वो जो पेशेंट है जो फुली बेड पे है, पैरालाइज्ड है, तो 2 आवर बाद आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी होगी। सेकंड क्या करना होगा कि आपको जो उसका मतलब बैक है उसका ध्यान रखना होगा, और उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी होगी। अब इससे क्या होगा कि वो बेड सोर से बचेगा, और उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक हो जाएगी। देखें कि ये अब सारी जो चीज़ें हैं ना ये इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं। अब बेसिकली हम इनमें जो है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको डिफाइन कर लेंगे। देखें कि जो हमारे पास सिंपल था उसमें क्या है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो है इंडिपेंडेंट उसमें ये है कि टू अर्ली पोजीशन चेंजिंग, एंड इसमें क्या होगा कि प्रिवेंशन ऑफ बेड सॉर। तो ये दो हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है। एंड इसमें क्या था कि इसमें जो इंडिपेंडेंट है उसमें पोजीशन, बैक केयर एंड हाई प्रोटीन डाइट, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी रेजिस्टेंस एंड द प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। तो दो तरह की जो है आगे फर्दर रिसर्च डिवाइडेड की गई हैं। देखें कि एक डायरेक्शनल होती है, एक नॉन डायरेक्शनल। अब जो हाइपोथेसिस होंगी, जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, जो रिलेशनशिप होगा ना डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का उनमें डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये डायरेक्शनल रिसर्च हाइपोथेसिस है। लेकिन नॉन डायरेक्शनल जो है ना इसमें कोई किसी किस्म की डायरेक्शन जो है वो नहीं पता लगेगी। और इसके साथ जो हम देखते हैं कि देखें कि इसकी एग्जांपल जो है ना वो इस तरह से आती है कि जो नर्सिंग की एजुकेशन है, ठीक है, अगर उनकी एजुकेशन भी हो और साथ में उनकी जो है ना जो स्किल्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से हो, तो वो काम ज़्यादा अच्छे से करेंगी।
ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल आ जाती है, मतलब एक डायरेक्शन आ गया है। काम अच्छा होगा तो आपका क्या होगी, आपकी काम अच्छे होंगे, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी, और उसके बाद क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो फिर आप जो काम कर रहे हैं, जो पेशेंट को सर्व कर रहे हैं, वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन जो इधर है, इधर हम देखें हैं कि टीचर एंड स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप देखें कि अब टीचर एक होता है, स्टूडेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, सबके साथ रिलेशनशिप और सबकी स्टडी को इन्फ्लुएंस करना, उनकी लर्निंग जो है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना जो है, ये अब नॉन डायरेक्शनल है। इसमें कोई डायरेक्शन जो है ना वो ज़्यादा क्लियर नहीं बताएगी कि स्टूडेंट जो है वो क्या करे तो वो टीचर की अट्रैक्शन ले पाएगा और अच्छा काम कर पाएगा, या टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो इतनी डायरेक्शनल जो है ना वो यहाँ पे इतनी क्लियर से वाज़ेह नहीं की गई। उसके बाद हम देखेंगे कि आ जाता है कॉजल हाइपोथेसिस। देखिए कॉजल में क्या होता है कि हम देख लेते हैं, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट्स जो होंगे, वो रिलेशनशिप जो भी है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का, वो क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और इस प्रिडिक्शन से क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स जो है ना उनकी अंदाज़ा हो जाता है, उनके जितने भी इफेक्ट्स होते हैं उनका अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिपेंडेंट का क्या होगा और डिपेंडेंट के क्या इफेक्ट्स होंगे। अब देखें कि अब यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट जो है ना, इनकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उसके ऊपर जो और डिपेंड, इन सब पे डिपेंड कौन कर रहा है, हमारे आउटकम्स, हमारे रिजल्ट। ठीक है, ये वाला जो वेरिएबल होगा ना वो हमेशा डिपेंडेंट होगा, जो रिजल्ट निकलता है वो डिपेंडेंट होता है, और जो उसके ऊपर किए जाने वाले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे एसोसिएटिव हाइपोथेसिस कि इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या रिलेशनशिप प्रिडिक्ट करना पड़ेगा टू वेरिएबल्स के दरमियान में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन इनमें क्या है कि ये चेंज है कि वो जो वेरिएबल्स हैं उनमें चेंज हो सकता है, चाहे वो चेंज पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो मतलब ये कि ओवरऑल चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें कोई चेंज वगैरह नहीं था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज का जो है ना ऑप्शन दे दिया गया है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एसोसिएटिव। देखिए अब हम देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस जो है ना ये स्टैटिस्टिकली एक हाइपोथेसिस है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई किसी किस्म का डिपेंड नहीं होता, उन दोनों में कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग मेथड्स में, ताकि हम डेटा जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकें। ये वाली होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। जैसे कि देखें, अब नेज़ोगैस्ट्रिक जो ट्यूब है फीडिंग, उसका कोई भी इफेक्ट बॉडी के टेम्परेचर पे नहीं होगा, क्योंकि वो तो जस्ट ट्यूब है जो फीड करवाने के लिए पेशेंट्स को यूज़ की जा रही है, उसका बॉडी के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों पे मतलब ना तो इसमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है ना कोई इंडिपेंडेंट है, दोनों का रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। तो इसी तरह से अब इसकी टाइप्स होंगे हैं, सिंपल में हम देखेंगे कि देखें अब सबसे ये बोला गया कि जो बेड रेस्ट है, ठीक है, देखें कि सिंपल होगा क्या कि यहाँ पे जो है ना एस्थमेटिक डेस्पनिया, इसका मतलब ये है कि ये एक तरह की डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है, और इससे सांस में प्रॉब्लम आती है। तो वो ये है कि अगर आप बेड रेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे ये ठीक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो उससे ठीक नहीं हो सकती बेड रेस्ट से, बल्कि आपको तो इसके लिए मेडिकेशन करनी होगी, डिफरेंट तरह की जो है ना आपको वैक्सीन वगैरह, ये काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करनी होंगी, मेडिसिन वगैरह और काफ़ी सारे सिरप वगैरह पीने होंगे, तब जाके ये ठीक होगी, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से क्या है कि ये जो एग्जांपल है ना, इसमें एक है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या है, बेड रेस्ट, और डिपेंडेंट जो है वो क्या है, वो एस्थमेटिक जो है ना वो डिस्पनिया है। अब ये जो है ना एस्थमेटिक डिस्पनिया, अब ये जो है ये डिपेंडेंट है, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, कोई इनका जो है ना खास किस्म का अफेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सिंपल नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट दो थे और दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, इस वजह से ये सिंपल नल हाइपोथेसिस हो गया। अब कम्प्लेक्स में क्या होगा कि अब दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट आएंगे, लेकिन उनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखें कि अब यहाँ पे क्या है कि जो स्मोकिंग ड्रग है, ठीक है, वो अब्यूज़, अब उसका कोई भी अल्कोहलिज्म से कोई तल्लुक नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी मतलब अल्कोहल पीने से इसका क्या तल्लुक, वो तो स्मोकिंग है, उसका तो टोबैको से तल्लुक है, तो उसका लंग्स के साथ तल्लुक है। तो इस वजह से क्या होगा कि इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं आता। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि मलेरिया, मम्स और चिकन पॉक्स, अब ये तीनों डिफरेंट डिजीज़ हैं तो ये वायरल, लेकिन हैं ये डिफरेंट, तो इनका भी आपस में इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये है कम्प्लेक्स नल हाइपोथेसिस। अभी हम देखेंगे कॉजल नल हाइपोथेसिस। कॉजल वो थी जिसमें अफेक्ट और कॉजेस हम दोनों पढ़ते थे। तो अब ये नल
तो इस तरह से जो है ना, इसमें क्या होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रखेंगे, दोनों का आपस में दूर दराज तक कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अब होगा क्या, देखें कि अब इसमें एग्जांपल हम ये देखेंगे कि हाई इनटेक ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो पिएंगे तो उससे डज नॉट काज टिश्यू ओइडिमा, ठीक है। तो अब ओइडिमा जो है उससे काज नहीं होता। अब ये काज एंड इफेक्ट का है, तो ओइडिमा जो है ना ये एक तरह की डिजीज़ होती है जो उस वक्त होती है जब किसी भी टिश्यू के अंदर किसी भी जगह पे ज़्यादा फ्लूइड हो जाता है और वो टिश्यू स्वेल अप हो जाता है, तो उससे ये होती है। अब यहाँ पे देखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो हाई फ्लूइड इनटेक है, लेकिन अब डज नॉट कॉजल, अब जो कॉजल रिलेशनशिप है वो उसके किसके साथ आ रहा है, वो ओइडिमा के साथ आ रहा है, तो अब उसके साथ कोई इफेक्ट काज नहीं करता। तो ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, इन दोनों का हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये कॉजल नल हाइपोथेसिस है। इसमें काज एंड इफेक्ट हमने देखे हैं कि अगर ये देखें तो इसमें हम ये देखेंगे कि वाकई में क्या ऐसा हो सकता है, अगर ज़्यादा फ्लूइड पीने से ज़्यादा इंसान अगर पानी पिए तो उसको ओइडिमा हो जाएगा। नहीं हो सकता ओइडिमा, ये तो एक तरह की एबनॉर्मल कंडीशन होती है तब जाके होता है, और उसमें तो इसका कोई तलक ही नहीं है। तो इस तरह से ना इन दोनों का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक काज है तो दूसरा अफेक्ट है। मतलब काज ये है कि आपने फ्लूइड पिया और इफेक्ट उसका क्या आ रहा है कि ओइडिमा, तो वो उन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये कॉजल नल हाइपोथेसिस है। अभी हम देखेंगे एसोसिएटिव नल हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव जो था इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से था, लेकिन चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी रिलेटेड थी आपस में और थोड़ी चेंजेबल थी। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर इंक्रीज डोज इन एंटीबायोटिक्स, अगर एंटीबायोटिक्स की डोज हम इंक्रीज कर देते हैं, विल नॉट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, ठीक है, उससे बॉडी के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं। अभी हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप जिसको हम कहते हैं टेस्टेबल हाइपोथेसिस। देखिए टेस्टेबल हाइपोथेसिस जो होगी ना, इसमें क्या होगा, हम रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और उससे ना हमें जो रिजल्ट होगा वो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आपने पहले से प्रिडिक्ट कर लेना है कि आगे इसका क्या नतीजा निकलेगा, इससे क्या होगा। तो बिल्कुल सेम इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो रिलेशनशिप है उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे, और फिर उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, वो मेजरेबल होगी, टेस्टेबल होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि देखें कि एक पेशेंट है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब होगा क्या कि साथ में काज इन पेशेंट्स पल्स रेट, ठीक है, तो अब उसके पल्स रेट जो है ना वो भी साथ में चेंज होगा। तो वाकई में ऐसे हो सकता है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर आप साथ साथ चेक करते रहो, ठीक है, थर्मोमीटर से, और साथ में आप उसका पल्स रेट भी चेक करते रहो। तो क्या होगा कि टेम्परेचर के साथ साथ उसका पल्स रेट जो है, तो इस तरह से क्या होगा कि वो सारा का सारा जो है ना वो साथ साथ उसकी पल्स रेट भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप कमेंट में बॉक्स में लिख के ना